ठीक है, तो बात करनी है हमें आरबीआई और इसके कार्य, आरबीआई व इसके कार्य, यानी इसके कार्य क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, कार्यों से क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए ये तो पता है ना आपको कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। 1934 में एक्ट लाया गया था, आरबीआई एक्ट, और उसके बाद में 1935 में इसकी स्थापना हो गई आरबीआई की। पहली बात है कि आरबीआई की स्थापना हुई क्यों। देखिए आप सोचिए कि एक भारत के स्तर पर एक बैंक बनाया गया, वो बनाया क्यों गया, तो हर चीज के होने के पीछे उसके पीछे के कारण उत्तरदायी होते हैं। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक था, सेंट्रल बैंक बना, इसके बनने के पीछे के जो कारण थे ना वो क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था, नंबर एक, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी बैंक ऐसे थे, बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो कि क्या हो गए थे, आपके बंद हो गए थे। अब कोई बात नहीं, बैंक बंद हुए, लेकिन आगे चल करके 1929 में महामंदी आई, और इस महामंदी के दौरान भी काफी सारे बैंक क्या हो गए, आपके बंद हो गए। यानी हमने एकाएक कुछ ही समय के अंतराल पे दो झटके एक साथ देखे। वो कौन कौन से झटके हमने देखे, जैसे मैंने कहा, पहला आपने झटका देख लिया, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है वो बैंक बंद हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बैंक जो है वो बंद हुए। क्यों हुए बंद आप जानते हैं, व्यापार बंद हो गया। अब आप समझिएगा ना, लोग उस समय के व्यापारी लोग क्या करते थे, वो बैंकों से पैसा लेते थे और लेने के बाद में माल खरीदते थे और उसे कहीं दूसरे देशों में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे। जब वर्ल्ड वॉर हुई और आप सोचिए काफी सारे देशों ने भाग लिया, दो गुट बन गए वहां पर, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, दो गुट बन गए, तो व्यापार बाधित हो गया। और ये जो व्यापारी लोग थे ना, ये पैसा वापस नहीं कर पाए, और जब ये पैसा वापस नहीं कर पाए बैंकों का, तो बैंक दिवालिया हो गए, बैंक बंद हो गए। एक कारण तो ये हो गया। जब ये बंद हो ये काफी सारे बैंक बंद हुए, तब भी ये चर्चा का विषय आया कि क्या भारत में कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो डूबते हुए बैंकों को संभाल ले। फॉर एग्जाम्पल बैंक डूब रहे हो, उनकी हेल्प करे, कुछ ऐसा करे, कोई तो ऐसा होना चाहिए। आगे चल के 1929 की महामंदी आई, और उस महामंदी के दौरान तो हालात और बिगड़ गए, और ज्यादा बैंक बंद हुए। मंदी आप समझते हैं क्या होता है, मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का रुक जाना, यानी वस्तुओं के दाम, मार्केट में डिमांड ही नहीं होती, तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी धराशायी हो जाती हैं, नीचे आ जाती हैं, इकोनॉमी को गति नहीं मिलती। यानी जो करते हैं ना बात हम कि जीडीपी बढ़ रही है, हर साल ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, पूरी इकोनॉमी नीचे आ जाना, दाम वस्तुओं के गिर जाना, तो ये स्थिति होती है मंदी की। और ऐसी मंदी आती रहती है। देखिए कई बार क्या होता है ना, इकोनॉमी में बूम आता है, बूम मतलब होता है इकोनॉमी का तेजी के साथ बढ़ना, और कई बार इकोनॉमी में जो है वो रिसेशन आता है, क्राइसिस वाली स्थिति आती है। ये दोनों तो चक्र हैं, ये तो अर्थव्यवस्था का चक्र है। एक बार जैसे साइकिल में एक पैडल ऊपर आता है, एक नीचे आता है, जो नीचे गया है उसे ऊपर आना है, जो ऊपर है उसे नीचे आना है, सेम उसी तरीके से होता है। यानी अर्थव्यवस्था में भी आपका एक टाइम पर बूम आएगा, तो एक टाइम पर स्थिति रिसेशन वाली होगी, यानी क्राइसिस वाली स्थिति होगी, फिर ऊपर बूम, ये ऐसे चलता रहेगा मामला इस तरीके से। 1929 में क्या ऐसा हुआ कि मंदी आ गई, तो इसका रीजन कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। देखिए मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है वो ज्यादातर जो राष्ट्र शामिल हुए थे विश्व युद्ध की लड़ाइयों में, उन्होंने ज्यादातर ने क्या किया कि जो उनके यहाँ पर कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग के लोग थे, उन सब कर्मचारी वर्गों को निकाल करके सीधा किधर डाल दिया, सेना में, कि वो क्योंकि सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई ना, तो कर्मचारी ने उद्योग धंधे छोड़ के उन्हें सेना में भर्ती कर दिया गया। और जब वो सेना में चले गए तो ये जो काम धंधे थे वो सब ठप पड़ गए, वो बंद पड़ गए, प्रोडक्शन हुआ नहीं, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, वस्तुओं के दाम बहुत हद तक बढ़ गए, हर देश में इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई। और उसमें जो लोग थे, जो उद्योगपति लोग थे, वो ऐसे में ये सोचने लगे काश इस समय पर अगर हम माल बना पाते तो हम बहुत ज्यादा बेचते, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते। यानी एक उनके अंदर ये अवधारणा विकसित हो गई कि अगर हमारे पास स्टॉक होता तो इस समय पर हम बेचते और भारी मुनाफा कमाते। 1914 से लेकर 1918 तक की स्थिति ऐसी हुई, उद्योग धंधे पट हो गए, सब कुछ स्थिति बेकार हो गई। अब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई, संधि हुई, संधियों के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई। लेकिन जो संधि हुई ना, उन संधियों से यह निष्कर्ष निकला कि भैया
जो हारने वाले देश थे, जर्मनी जैसे देश, उनकी बेइज्जती इतनी करी गई है कि ये बहुत जल्द ही बदला लेंगे। ये बहुत जल्दी जो है वो दोबारा से अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे, और इस दौरान हो सकता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी होगी। तो जब ये पहले से ही लग गया, 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई है, और ये लग गया कि हो सकता है 1-2 साल में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, तो क्या करेंगे लोग, पूंजीपति लोग, वो क्या करेंगे भाई, जितने दिन मामला शांत है और जो लोग सेना से बाहर आकर के दोबारा से काम धंधे के लिए आए हैं, उनसे बढ़िया करके काम लिया जाए, ओवर टाइम काम करवाया जाए और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, उत्पादन को बढ़ा दिया। बोले उत्पादन बढ़ा देते हैं, दोबारा से लड़ाई होगी, उस समय पर जो स्टॉक माल रहेगा, जो बफर स्टॉक्स रहेंगे, उनको हम निकाल करके बेचेंगे। तो हुआ क्या, कर्मचारी काम करने के लिए गए उद्योग धंधों में, काम किया, प्रोडक्शन हुआ, और उस माल वगैरह को जो है वो क्या कर दिया, आपका स्टॉक कर दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, 1920, 22, 23, 25, 26, 27 कोई लड़ाई ही नहीं हुई। और जब लड़ाई हुई नहीं तो वो कर्मचारी काम करते रहे। अब क्या हो गया, माल ओवरफ्लो में आ गया, बहुत ज्यादा बन चुका है। अब ज्यादा बन गया, क्या करें, पैसा लगा रखा है, पैसा खाली कैसे हो, तो मजबूरन क्या करा, अब जो भी माल उतना तैयार हुआ उसे मार्केट में एकाएक उतार करके पैसे खाली करने की कोशिश करी गई। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार दुकानदार अपना स्टॉक खाली करने के लिए करता है तो रेट को गिरा देता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम कर लेता है, बोलता है प्रॉफिट नहीं, केवल पैसा निकल जाए वो बहुत है। देखा ना लास्ट टाइम पे, जैसे यूपी वगैरह में ठेके टूटते थे, तो ठेके टूटने के समय दारुओं की बोतलों की कीमत जो है वो आधी हो जाती थी, क्योंकि ठेका टूटने का मतलब है कि अब ठेका और किसी के पास पहुंचेगा, स्टॉक माल है, उस माल को बेच दो, पैसा खाली कर लो, नहीं बेचा तो फिर उस माल पे दोबारा से क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, अपने माल को उतार दिया मार्केट में। जब सब लोगों ने अपना माल मार्केट में उतारा तो उससे वस्तुओं के दाम गिर गए। तो आप सोचिए, जिन लोगों ने बैंकों से पैसा लेके पैसा इन्वेस्ट कर रखा था माल में, अब वो माल के दाम तो घट गए ना, तो उनको तो प्रॉफिट नहीं होगा, उनको तो लॉस होगा, वो बैंकों का पैसा दे नहीं पाएंगे। तब काफी सारे बैंक जो है वो ऐसे हुए जो कि दिवालिया हो गए। तो आप सोचिए, एक झटका इस समय लगा, दूसरा झटका इस समय लगा, तब फिर जब कई सारे बैंक भारत के बंद हुए, तब एक केंद्रीय बैंक जांच समिति बनाई गई कि भाई क्या मामला है क्या नहीं। तब इस समिति ने कहा कि देखिए, अगर इन सब बैंकों को, जो ये बैंक बंद हो रहे हैं, इनको अगर रोकना है, बैंकों को सही से चलाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो इनकी हेल्प कर सके, इनको सहायता पहुंचा सके जरूरत के समय पर, वो इनको संभाल सके। हालांकि ऐसी ही सिफारिश एक आयोग कर चुका था जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। नोट्स वगैरह को आप पढ़ लेना, वो चीजें हो जाएगी। अब आरबीआई बन गया। आरबीआई में क्या होता है, क्या नहीं होते हैं, गवर्नर वगैरह, वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि आरबीआई का गठन क्यों हुआ वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आरबीआई का गठन तो हो गया, लेकिन जब गठन हुआ ना, तो जिस धनराशि से इसका गठन हुआ था, उस धनराशि को क्या किया गया कि उसे शेयर में डाइल्यूट कर दिया गया, यानी उसके कई सारे शेयर बना दिए गए। शेयर समझ रहे हैं ना, तो उसके कई सारे क्या कर दिए, शेयर बना दिए, और उन शेयर्स को मार्केट में उतार दिया। यानी कहने का मतलब है, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, वो इक्विटी के आधार पे हुई थी। अब ये बात उसको समझ में नहीं आएगी भाई साहब, जिसने शेयर मार्केट नहीं पढ़ा। शेयर मार्केट पढ़ना है तो मैंने फिर से तरीका एक ही है, उस पर जाना, क्या बोलते हैं, ऐप पर जाना, और ऐप पर मैंने सब क्लासें डाल रखी हैं जितनी भी हैं, वहां शेयर मार्केट वगैरह आप लोग जो है वो पढ़ लेना। तो इक्विटी के आधार पे इसका गठन हो गया। इसके बाद आरबीआई ने काम करना शुरू करा, और 1949, क्योंकि अभी तो इसके शेयर जो है मार्केट में थे ना, लोगों के पास थे, तो एक तरीके से निजी था, यानी प्राइवेटाइजेशन हुआ था इसका। आगे चल के आजादी के बाद हमने कहा हम आरबीआई को पूरी तरीके से राष्ट्रीयकृत कर देते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब आप समझते हैं, यानी जो इसमें शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। 1949 में एक्ट लेकर के आए, इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया, और हमने एक काम और कर दिया, सभी बैंकों के लिए नियम बनाने का कानून, मतलब नियम बनाने, नियंत्रण रखने, ये सब भी अधिकार हमने किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया। आरबीआई का संचालन 2 अधिनियमों से होता है, एक अधिनियम 1935 और एक अधिनियम 1949, यानी अधिनियम 1949। वो इंपोर्टेंट काल है 1949,
क्योंकि उस समय बाकी सभी बैंकों पे नियंत्रण किसको मिल गया? आरबीआई को मिल गया। ठीक है, और ज्यादा चीजें, रूल, नियमन, वो सब करने का अधिकार जो है वो आरबीआई को मिल गया। अब मेन बात करते हैं जी, आरबीआई के कार्य क्या है। एक एक करके कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहला काम तो आप समझते ही हैं, वो है नोटों का निर्गमन। मतलब समझ रहे हैं, मुद्रा को छाप रहा है, एक ये काम है। दूसरा, बैंकों का बैंक है। जैसे हमारे लिए बैंक काम करते हैं ना, वैसे बाकी के बैंकों के लिए ये किसका काम करता है? बैंक का काम करता है। यानी बैंकों को पैसे की जरूरत है तो वो उसके पास जाएंगे, हमें पैसे की जरूरत है बैंक के पास, लेकिन उसको जरूरत है तो वो उसके पास जाएगा। इसके अलावा सरकार का बैंक होता है, ये सरकार का बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यानी सरकार के बैंक के रूप में भी कौन कार्य करता है? आपका आरबीआई करता है। इसके अलावा विमुद्रीकरण या नोटबंदी वगैरह, वो सब भी जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें सरकार की राय तो शामिल होती है, लेकिन करा इसी के द्वारा जाता है। ठीक है, वो सब काम। इसके अलावा एक सबसे बड़ा काम जो है वो है आपका मौद्रिक नीति का संचालन। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, विदेशी मुद्रा का भंडारण भी यही रखता है। विदेशी मुद्रा का भंडारण यानी ना जाने कितने काम हैं जो कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से करता है। पहला है जी, नोटों का निर्गमन करता है, नोट बनाता है, नोट निकालता है। ठीक है। दूसरा, बैंकों का बैंक है, बैंकों को जरूरत होती है, पैसा देता है। सरकार का बैंक है, ये सरकार के लिए बैंक के रूप में यही काम करता है। सरकार के लिए ट्रेजरी वगैरह बिल जो जारी करता है वो भी कौन करता है? आरबीआई करता है। पढ़ा चुका हूं वो तो मैं शेयर मार्केट में। इसके अलावा विमुद्रीकरण, यानी इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि विमुद्रीकरण होता है पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना, पुराने 500 के नोट को बंद करके नया 500 का नोट चलाना, वो होता है विमुद्रीकरण। कोई नोट बंद करना है, नोटबंदी। मौद्रिक नीति क्या होती है वो भी डिस्कस करूंगा। एक है विदेशी मुद्रा का भंडारण, आपको शायद पता होगा आरबीआई अपने पास विदेशी मुद्रा भी रखता है, जिसे क्या कहते हैं? एफसीआर कहते हैं, एफसीआर। ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व कहते हैं। अब मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि आरबीआई जो नोटों का निर्गमन करता है तो उसके लिए कोई नियम है, कोई कानून है? हाँ, आरबीआई जो नोटों का निर्गमन करता है तो उसके लिए जिस प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है उसे बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। यानी आरबीआई को अपने पास एक रिजर्व रखना होता है विदेशी मुद्रा और गोल्ड का। अगर वो आरबीआई के पास है तब आरबीआई मुद्रा का निर्गमन कर सकता है। अगर वो नहीं है, उस शर्त को अगर आरबीआई पूरा नहीं करता तो फिर आरबीआई और ज्यादा इंडियन करेंसी जो है वो इशू नहीं करता है। तो ये कितना होता है जो एक तरीके से मिनिमम रिजर्व रखना होता है, उसको वो रखना होता है 200 करोड़ का। 200 करोड़ 200 करोड़ में 115 करोड़ गोल्ड, ये एग्जाम में आपसे ये पूछता है। ठीक है, 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ जो है विदेशी मुद्रा, ये उसको रखनी पड़ती है अपने पास रिजर्व। अगर ये न्यूनतम रिजर्व उसके पास है, न्यूनतम आरक्षित कोष उसके पास है, तब तो वो मुद्रा का निर्गमन कंटिन्यू रख सकता है अपना। और अगर ये कोष उसका नहीं है तो फिर नई इंडियन करेंसी वो नहीं छापेगा, इशू नहीं करेगा। तो ये वाली प्रणाली जो है वो भारत में अपनाई जाती है मुद्रा के निर्गमन के लिए। प्रणाली का नाम क्या होता है? न्यूनतम आरक्षित कोष। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है मौद्रिक नीति। इसको समझ जाओ, ये क्या होती है? मौद्रिक नीति क्या होती है? देखो, आरबीआई क्या करता है ना, मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई मार्केट में यानी बाजार में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, यानी मुद्रास्फीति का नियंत्रण करता है। यानी बाजार में जो वस्तुएं हैं उनका दाम अगर ज्यादा बढ़ता है तो उस अवस्था को बोला जाता है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। तो बाजार में मुद्रास्फीति जैसी दशाओं को भी नियंत्रित करने का काम जो है वो आरबीआई करता है। और ये सब काम जो करता है वो मौद्रिक नीति के द्वारा करता है। ठीक है, बातों को थोड़ा डिटेल में समझना कैसे। पहली बात अगर मैं आपसे कहूं कि मुद्रास्फीति यानी इंग्लिश में कहा जाता है
इन्फ्लेशन। आप मेरे को बताइए इन्फ्लेशन कब होता है, महंगाई कब होती है? तो आप कहोगे महंगाई तब होती है जब मार्केट में मांग ज्यादा हो। क्या सिंपल सी बात है। आप बताओ मांग ज्यादा कब होगी? जब जनता के पास पैसा ज्यादा होगा। जनता के पास जब पैसा ज्यादा होता है खर्च करने के लिए, तो इसी चीज को बोला जाता है बाजार में तरलता। यानी तरलता का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो हम कह सकते हैं बाजार में तरलता ज्यादा है। कहते हैं बाजार में तरलता ही नहीं है, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप सब लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दिए जाएं तो बाजार में तरलता बढ़ गई। आप लोग क्या करोगे? मार्केट में जाकर के डिमांड क्रिएट करोगे, जाके अभी पहुंच जाओगे सीधा, कोई कहीं और कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देगा। तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो मांग ज्यादा के कारण से आती है। जनता के पास ज्यादा पैसा जब आता है तब बाजार में तरलता बढ़ती है, कम पैसा होगा तो तरलता घटेगी। अब ये जनता के पास पैसा कहां से आता है? जनता के पास पैसा दो जगह से आता है। एक तो जो जनता की आय होती है वहां से, तो आय वाले फैक्टर पे तो हम बात नहीं करेंगे। हम दूसरी बात जो करेंगे वो बात हम करेंगे यहां पर, जो जनता जो है वो पैसा लेकर के आती है ऋण के रूप में, यानी मैं कह सकता हूं लोन के रूप में। लोग लोन भी तो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग घर कब बनाएंगे? लोन लेकर के, जब लोन सस्ता होगा, ब्याज दरें कम होंगी, बनाएंगे या नहीं? घर बनाएंगे, दुनिया भर का सामान जरूरत पड़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। अभी कोई बैंक कहे कि भैया हम सालाना 20% का ब्याज लेंगे आपसे, और लो हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो, अपना घर बना लो। कोई नहीं बनाएगा, उसको पता है 1 करोड़ पे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे साल के ब्याज के तौर पे, इंटरेस्ट के रूप में। बैंक बोलने लाओ भाई 4% लेंगे बस केवल आपसे, ले लो। कोई भी कहेगा ठीक है 1 करोड़ रुपए यार 4 लाख ही तो 1 साल में बनेगा, ठीक है बना लेते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। इसका मतलब बैंक ऋण अगर ज्यादा दे लोगों को, कम ब्याज दरों पर दें, तो बाजार में तरलता बढ़ेगी। ऋण अगर कम दें और कम ज्यादा दरों पर दे तो बाजार में तरलता घटेगी। ये जो ऋण और लोन वाली प्रोसेस है ये बढ़ती है तो भी बाजार में तरलता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो भी बाजार में तरलता बढ़ेगी। इस आय वाले मामले पर आरबीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर कंट्रोल होता है सरकार का। आप कहोगे इस पे सरकार कैसे कंट्रोल करती है? सरकार इस आय को कम बढ़ा सकती है आपकी। कैसे बढ़ा सकती है? आप कहेंगे जी कोई प्राइवेट जॉब करेगा तो उसकी कैसे घटा बढ़ा देगी? ऐसे घटा देगी, 1 लाख आपकी आय आ रही है, उस पर 50% इनकम टैक्स लगा देगी तो हो गई 50,000। 20% लगा देगी तो 80,000। मतलब समझ रहे हैं? यानी टैक्स लगा करके, जो टैक्स है वो आपके घर में कितना पैसा पहुंचना है उस इनकम का, वो सरकार कंट्रोल कर सकती है। सरकार इस माध्यम से जब लोगों की तरलता को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बाजार में तरलता को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इसे ही तो हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। यानी सरकार जिस नीति का अनुसरण करती है उसे कहते हैं राजकोषीय नीति। सरकार भी इन्फ्लेशन को घटा बढ़ा सकती है, मेरी बात समझना, लेकिन वो जिस नीति का अनुसरण करेगी उसे आम भाषा में आप क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति होती है वो। तो राजकोषीय नीति का अनुसरण कौन करती है? सरकार। खैर सरकार इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, सरकार ने इन्फ्लेशन का कंट्रोल छोड़ रखा है आरबीआई पे कि तुम्हें करना है। अब आरबीआई कैसे करेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको 1-2 बातें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है? देखिए आमतौर पर जनता है और जनता में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक बेचारे जो हरे भरे हैं, यानी जिनके पास पैसा है और वो कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना चाहते, बस अपने पैसे को बैंक में डालना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। दूसरे ऐसे वाले हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब इन लोगों को पैसे की जरूरत है और ये ऐसा पैसा किधर से लेकर के आएंगे? आप भी जानते हैं किधर से लेकर के आएंगे? बैंक से। यानी बैंक क्या करता है? ये 2 काम करता है। पहला काम, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है उनसे ये पैसा ले लेगा, यानी उनसे ये क्या करवा लेगा? पैसा जमा करवा लेगा। और जिन लोगों के पास पैसे की कमी है उनको ये पैसा दे देगा, यानी उनको ये क्या दे देगा?
लोन दे देगा, ये तो करता है। और इन दोनों में आपको पता है क्या होना है, जिसको लोन दिया है उससे 10% इंटरेस्ट ले लेगा, जिसे जमा करी है उसे 4% इंटरेस्ट दे देगा, और 6% क्या करेगा, ये लाभ के रूप में अपने पास रख लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा। इससे बिजली का खर्च, इससे रेंट, इससे सब कुछ, इससे कर्मचारियों की सैलरी, वो सब इससे आना है। अब मैं पहले भी ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका। मान लेते हैं बैंकों के पास जमा आई हैं लेकिन कोई लोन लेने वाला नहीं है, तो भैया बैंक तो बेकार हो जाएगा। 4% कहां से देगा, क्योंकि 10% तो आना ही नहीं है, क्योंकि कोई लेके नहीं गया पैसे। तब इनके पीछे बनाया गया है एक बैंक जिसे आप क्या कहते हैं, आरबीआई। ये मैंने फिर से कहा, ये तो बाप है, इसका काम ही है इनको बचाना सबको। तो आरबीआई इनसे क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है देखो भाई, पहली चीज तुम्हारे सामने दो कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन तो ये वाली आएगी, ज्यादा चांस इसकी है कि तुम्हारे पास जितना पैसा जमा हुआ है उससे ज्यादा पैसा तुमसे लोग लेने के लिए आएंगे, यानी लोन लेने के लिए आएंगे। क्योंकि भारत है, आपको पता है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, हर व्यक्ति बढ़ने की कोशिश कर रहा है, स्टार्टअप की दौड़ अब आई है इंडिया में। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जमा तुम्हारे पास अगर 100 रुपए हो रहे हैं तो हो सकता है लेने वाले कितने रुपए खड़े हो, 200। तो इस कंडीशन में अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मना नहीं करना। मना करोगे तो तुम बैंक किस चीज के, तुम्हें पैसा मेरे से लेना है। यानी एक ऑफर देता है आरबीआई कि अगर तुम पैसा देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसा मेरे से ले लेना। लेकिन तुम मेरे से पैसा लोगे, वो पैसा फिर तुम आगे दोगे और उस पर 10% लोगे। तो भाई सिंपल सी बात है ना, कुछ तो मैं भी लूंगा, लूंगा या नहीं। तो उस पर आरबीआई क्या करता है, एक निश्चित दर लेता है, और जो दर वो निश्चित लेता है उस दर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेपो दर। समझ रहे हैं या नहीं, रेपो दर। दूसरा आरबीआई क्या कहता है, मान लो इत्तेफाकन ऐसा हो जाए तुम्हारे पास पैसा आए और तुमसे कोई लेने वाला ना हो, तो भैया तुम्हें तो ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेने से, डिपॉजिट लेने से मना तो कर नहीं कर सकते ना, किसी का खाता होगा। तो ये कहां से दोगे इंटरेस्ट, बोले तुम्हारे पास एक ऑफर दे रहा हूं, ये जो पैसा तुम्हारा मेरे पास आएगा इस पैसे को तुम मेरे को दे देना, ये तुम मेरे को दे देना। चूंकि तुम्हें उसे 4% देना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको भी मैं इस पे कुछ ना कुछ दूंगा। मैं तुम्हें इस पे जो दूंगा वो दूंगा एक दर, और उस दर का नाम होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। पहले ही बताओ, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर समझ में आई। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों के आधिक्य को अपने पास जमा करता है, यानी सुरक्षित रखता है। अब तरलता पर इसका इफेक्ट देखते हैं। तरलता पर इसका क्या इफेक्ट है, यानी मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अगर आरबीआई इन दोनों चीजों को बढ़ाता है। तो पहली बात, आरबीआई ने रेपो रेट मान लो बढ़ा करके कर दी जी 15%। तो अब आप मेरे को बताइए, बैंकों को पीछे से पैसा कितने रुपए में आ रहा है, 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंकों को। तो मार्केट में उतारेंगे तो 15 पे तो उतारेंगे नहीं, थोड़ा प्रॉफिट भी कमाएंगे। मार्केट में कितने पे उतारेंगे, मान लो 17 पे, 18 पे, 20 पे। तो ब्याज दर 20 किससे लेंगे, वो लोगों से। क्या बताओ, ये जो मुन्ना खड़ा है ये 20 के दर पे लेगा क्या, नहीं लेगा। नहीं लेगा, इसका मतलब है तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तरलता कम होगी तो मांग भी, और मांग कम होगी तो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कम कब हुआ, जब आपने रेपो दर को बढ़ा दिया। यानी सीधी सी बात है, अगर आप रेपो दर को बढ़ाते हैं, अगर आप रेपो दर को बढ़ाते हैं तो भैया क्या होगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होगी, हाँ कम। ये सही है, एग्री कर रहे हो इस बात से। क्योंकि ये बढ़ाई, ऋण महंगा हो गया, ऋण महंगा हुआ, बाजार में तरलता घट गई, लोग पैसा नहीं लेंगे, और लोग पैसा नहीं लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। रिवर्स रेपो को बढ़ा दे मान लो, अच्छा घटाने का तो सेम उल्टा होगा ना। रिवर्स रेपो को बढ़ा के कर दिया 15%, यानी आप मेरे पास पैसा दो, मैं आपको कितना दूंगा, 15% दूंगा। अभी मेरे को बताओ, कोई बैंक
को आरबीआई पीछे से ज्यादा परसेंट दे रहा है, कह रहा है 15% रख दो, मैं 14%, 10% आपको पैसा दूंगा, तो बैंक ऐसे में पैसा मार्केट में देना चाहेगा या आरबीआई के पास रखना चाहेगा? कहेगा यार आरबीआई के पास रख देता हूं, अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा है और सुरक्षित है, एनपीए तो होना ही नहीं, लोग लेके भागेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, झूठे डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में बैंक क्या करेंगे, अपना पैसा किधर रखेंगे? आरबीआई में। और जब आरबीआई में रखेंगे तो मतलब इधर पैसा नहीं जाएगा, और इधर पैसा नहीं जाएगा तो मतलब बाजार में तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम होगी तो मांग कम, और मांग कम तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यानी दूसरी बात भी अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर रिवर्स रेपो दर को बढ़ा दें तब भी इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा। दोनों बातों से एग्री कर रहे हो? ठीक है, दो बात समझ में आ गई हैं। एक बात और समझा देता हूं, एक रेपो दर हो गया, एक रिवर्स रेपो दर हो गया, एक होता है बैंक दर। बैंक दर देखो, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर इक्वल होते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यानी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं, और बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है वही दर बैंक दर होती है, बस अंतर क्या होता है। अभी सुनते रहो, वो बाद में बात करेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूं उस पे बाद में, क्योंकि क्लास ऑनलाइन भी चल रही है। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए, जब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, यानी जैसे मान लो ये बैंक है, अभी इसको बैंक को क्या हो गया, आज के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए इसको ऋण की कमी है, मतलब इसे पैसा चाहिए, तो जब ये 14 दिन से कम के लिए पैसा लेता है तब इसे आरबीआई जो पैसे देता है ना, वो रेपो दर पे देता है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जो दिया जाता है वो रेपो दर पे दिया जाता है। अभी इसे चाहिए पैसा लॉन्ग टाइम के लिए, 14 दिन से ज्यादा के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसा दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? बैंक दर, बैंक दर पे दिया जाता है। पहली बात तो ये हुई, लॉन्ग टाइम के लिए बैंक दर, शॉर्ट टाइम के लिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना, बैंक दर ज्यादा होती है और रेपो दर थोड़ी सी कम होती है, 0.25 0.50 का अंतर इनमें दोनों में देखने के लिए मिलता है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, तो 3 बातें समझ में आ गई। बैंक, अच्छा बैंक दर का इफेक्ट भी सेम वही होगा रेपो दर वाला, क्योंकि पैसा तो आरबीआई दे रहा है ना, बात तो एक ही है, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम। यानी बैंक दर या रेपो दर बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, रिवर्स रेपो दर बढ़ाओगे इन्फ्लेशन कम होगा। अब 2 चीजें यहां पर मैं और बात आपसे करना चाह रहा हूं। एक को हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी हम कह सकते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात। ये 2 शब्द क्या होते हैं भाई? इन 2 शब्दों को समझाने से पहले आपको मुझे एक चीज और समझानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये समझिए क्या है। देखिए मामला क्या होता है, ये जो बैंक है, ये जो बैंक है, इस बैंक में 2 प्रकार की जमाएं आती है। यानी जो पैसा देने वाला मैंने बनाया था ना, ये बंदा, ये पैसा 2 तरीके से दे सकता है। ठीक है, एक तरीके की जमा होती है जिन्हें हम बोलते हैं मांग जमा, यानी जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है ना, एक प्रकार की जमा होती है, इसे कहते हैं मांग जमा। इंग्लिश में कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डी लिख दूं, डिमांड डिपॉजिट। एक होती है शाब्दिक जमाएं, यानी टाइम डिपॉजिट, यानी शाब्दिक जमा। इन्हें समय जमा भी आप कह सकते हैं, कहने के लिए इन्हें आप समय जमा भी कह सकते हैं, समय जमा। यहां शाब्दिक का मतलब जो है वो अवधि से, अवधि के साथ एक नियत अवधि होगी, शाब्दिक जमाएं। तो एक है शाब्दिक जमाएं और एक है आपका समय जमाएं। तो दोनों में क्या अंतर होता है? पहला, जब आप बैंक से ये कहते हैं भैया हम पैसा यहां इसलिए रखना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि घर में पैसा सुरक्षित नहीं है,
या फिर आपका कहना है कि हम जमा कर रहे हैं, कल को हमें किसी को देना है, यानी आप कब निकाल लो गारंटी नहीं है। आज सुबह डाला, कल को निकाल लिया, कल डाला, परसों निकाल लिया, यानी आप बिजनेस के तौर पे बैंक का इस्तेमाल कर रहे हो, तब ऐसी जमा को कहते हैं मांग जमाएं। इसके लिए बैंक में जो आपका अकाउंट खुलता है उसे आप कहते हैं भैया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है ये, करंट अकाउंट नाम सुना है भैया, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में जो आपकी जमाएं होती हैं वो होती है मांग जमाएं। इधर बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप 1 करोड़ डाला तो आपका ये नहीं पता कि आप कब जो है वो लगा दें, क्योंकि आपका बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये तो बिजनेस वाला मामला, आना है पैसा, जाना है, आना है जाना है। बैंक उस पैसे को किसी को दे नहीं सकता, समझिए ना, मुश्किल मुसीबत आ जाएगी। तो इस पर आप ये सोचे कि बैंक आपको ब्याज देगा, गलत बात है, ब्याज देगा नहीं, तुमसे और ले लेगा, कहेगा तुम्हारी सर्विस कर रहा हूं मैं, तो पैसा तुम्हारा संभाल के रख रहा हूं। तो इस पर तो आप ये मत सोचिए कि इस पर आपको बैंक ब्याज देगा, इस पर तो वो आपसे एक तरीके का कंसोलिडेटेड फंड काटेगा, बोलेगा हम इसे भैया संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं तुम्हारे पैसे को, तो इस पर हम ब्याज, इस पर तुम्हारा काट लेंगे हम, ठीक है। ये खुलता है किनका? करंट अकाउंट। जो दुकानदार होते हैं, जिनका बिजनेस होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनका कौन सा होता है आपका? ये करंट अकाउंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा नालंदा का होगा तो करंट अकाउंट है। अब दूसरा होता है शाब्दिक जमाएं, जिसमें आपका कहना होता है हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है और हमें 1, 2 साल 3 साल तक कोई इसकी जरूरत नहीं है। यानी दूसरा होता है आप जब एक टाइम के साथ उसे जमा करते हो, अवधि के लिए। तो इसके लिए जो आपका अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट होता है। पैसा आ रहा है, आप जमा कर रहे हो, पैसा आ रहा है, आप उसे जमा कर रहे हो, आंशिक रूप से निकालोगे भी, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आप जमा कर रहे हो। तो यहां पर जो अकाउंट खुलता है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टाइम, एक शॉर्ट टाइम। और आपने 5 साल 10 साल के लिए फिक्स कर दिया पैसा, तो एफडी हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। 10 साल तक निकालेंगे नहीं भैया, बैंक कहेगा तुम तो यार बढ़िया हो, तुम्हें तो हम देंगे इस पे कम से कम 6% का ब्याज, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो हमारा ही है, हम ही घुमाएंगे उसे। बात समझ रहे हैं? तो 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो 2 प्रकार की बैंक के पास जमाएं होती हैं, जिन्हें आमतौर पर हम बोलते हैं NDTL, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब समझते हो? बैंक के पास कितनी पैसा है जो आगे आए, वो जिम्मेदारी तो है उसके पास, वो एक तरीके की लायबिलिटी तो है। तो एनडीटीएल का मतलब ही क्या होता है? एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बैंक के पास कितनी डिमांड, डिमांड का मतलब समझ रहे हैं? ये जो मांग जमाएं हैं, तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी कितनी जमाएं हैं उसके पास, कौन कौन सी? डिमांड और टाइम लायबिलिटीज, इसे बोलते हैं एनडीटीएल, ठीक है। अब ये मैंने इतना क्यों समझाया? क्योंकि इसी से समझ पाएंगे आप दोनों चीजें, एसएलआर क्या होता है और सीआरआर क्या होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आरबीआई ये कहता है कि देखिए आपका जितना एनडीटीएल होगा, फॉर एग्जांपल आपका एनडीटीएल है 100 रुपए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक निश्चित % अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, और जो आप अपने पास रखेंगे उसे कहा जाएगा एसएलआर। निश्चित, उसे आप देंगे नहीं लोन के रूप में, रखोगे अपने पास, और एक निश्चित % आपको हमारे पास भी रखना पड़ेगा, इसे बोला जाता है सीआरआर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 14% एसएलआर है, तो 100 रुपए में से 14 रुपए ये रखे जाएंगे, और सीआरआर मान लो 4% है, तो 4 रुपए आरबीआई के पास उस बैंक को रखने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब है जितना पैसा आया वो सब तो वो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, वो नहीं देगा, ये कुछ रोके हैं, आरबीआई के नियम और कानून है। अब इसमें एसएलआर और सीआरआर में सामान्य तौर पर अंतर क्या है उसको आप समझिए। एसएलआर और सीआरआर में क्या अंतर है? पहला अंतर तो आप जानते हैं,
एसएलआर वो किसके पास रिजर्व रखता है? तो आप कहेंगे बैंक किसके पास रखता है? अपने पास रखता है। लेकिन सीआरआर उसे किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये एक निश्चित वैल्यू होती है किसकी? एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट होता है, और ये भी एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट होता है। बस सामान्य तौर पर है एसएलआर ज्यादा होता है। ये आप देखोगे 12, 14, 15, 18 ऐसा होता है। सीआरआर देखोगे तो 4, 5, 6 इस तरीके से आप देखोगे। बात समझ रहे हैं? दूसरा अंतर क्या है? एसएलआर के रूप में आप कैश को रखो ये जरूरी नहीं है। यानी एसएलआर के रूप में आप उतने रुपए का सोना भी रख सकते हो, उतने रुपए का बॉन्ड भी रख सकते हो, उतने रुपए का ट्रेजरी बिल भी रख सकते हो, उतने रुपए का आप कुछ भी रख सकते हो, उतने रुपए के बराबर। फॉर एग्जाम्पल एनडीटीएल 1000 है या 100 है, 100 करोड़, 15% एसएलआर है, तो यानी 15 करोड़ आपको रखना पड़ेगा रिजर्व। तो 15 करोड़ का आप कैश मत रखो, 15 करोड़ का आप क्या रख लो? सोना रख लो, 15 करोड़ का बॉन्ड रख लो। आप कहोगे जी फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा भाई साहब, जितने दिन तक आपके पास रहेगा इसकी कीमत तो बढ़ेगी ना। यानी इस पर क्या हो सकता है आपको? इस पर बैंक लाभ कमा लेता है, क्योंकि वो बॉन्ड या ट्रेजरी के रूप में रखेगा इसको, और वो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो उसका प्रॉफिट आएगा उसको। लेकिन जो सीआरआर होता है ये नगद रखा जाता है, इसे वो गोल्ड या ट्रेजरी या बॉन्ड के रूप में नहीं रख सकता। इसलिए सीआरआर जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता बैंक के लिए, लेकिन एसएलआर उसके लिए क्या होता है? प्रॉफिटेबल होता है। अब मेन बात यहां पर करते हैं कि यदि इन दोनों को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? एसएलआर को अगर बढ़ा दे आरबीआई, यानी मान लो कि 15 से 50 कर दे, तो बैंक के पास मार्केट में देने के लिए पैसा कम बचेगा। अगर सीआरआर ज्यादा कर दे तो बैंक के पास मार्केट में पैसा देने के लिए कम बचेगा, क्योंकि उसे आरबीआई में रखना होगा। जब मार्केट में पैसा वो कम दे पाएगा तो सिंपल सी बात है, बाजार में तरलता घटेगी, और तरलता घटेगी तो मांग घटेगी, मांग घटेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। अभी तक मैंने आपको जो बात बताई है उसमें एक ही निष्कर्ष निकल करके आया होगा कि देखिए, अगर रेपो रेट आपने बढ़ाई तो इस मामले पे इन्फ्लेशन क्या होगा? आपका जो इन्फ्लेशन है वो कैसा होगा? कम होगा। इसी तरीके से अगर आपने रिवर्स रेपो रेट को भी अगर आपने बढ़ाया तो भी इन्फ्लेशन कैसा होगा? इन्फ्लेशन कम होगा। और एसएलआर हो या सीआरआर हो, अगर आप इसको भी बढ़ाते हैं तब भी इन्फ्लेशन कैसा होगा? कम होगा। सेम अगर मैं उल्टा कह दूं, ये तो आप बात कर रहे हैं बढ़ाने की, ये अगर मैं आपसे कह दूं अगर इसे घटा दे तब क्या होगा भाई साहब? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अच्छा, ये तो आप समझ रहे होंगे ना, इन्फ्लेशन घटना मतलब कि घट रही है, तो क्यों घट रही है? क्योंकि तरलता कम है मार्केट में। और यहां बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तरलता ज्यादा है मार्केट में। बाजार में तरलता को घटाना या बढ़ाना ही मौद्रिक नीति कहलाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। आरबीआई किस तरीके से बाजार में मनी की सप्लाई को घटाता बढ़ाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक होती है हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें सब चीज़ों को बढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाली हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी है, और जिसमें घटाया जाता है इसे सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अब आप मेरे को बताओ, अगर बाजार में महंगाई को कम करना है तो आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा? बाजार में अगर उसे कम करना है महंगाई को तो उसे कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है? यानी इन सबको बढ़ा देना है, टाइट रेगुलेट। और अगर उसे बाजार में महंगाई थोड़ी बढ़ानी है, मंदी से बाहर आना है, महंगाई बढ़ानी है, तब उसे कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी को
कौन सी? सॉफ्ट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अभी इसमें मैं और बहुत सारी बातें मुझे करनी बाकी हैं, फिलहाल कुछ क्वेश्चंस थे, आवाज आई थी वहां से, वो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ स्टॉप कर दो इसको।